हेलो एंड वेलकम टू द पेन स्पिक्स। मैं शात्विकी आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल एक नई वीडियो। ग्राफोलॉजी ऑफ लेटर्स के इस वाले वीडियो में हम लोग लेटर डी के बारे में जानेंगे। मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट के चौथी लेटर लेटर डी ग्राफोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में क्या दिखाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। स्मॉल लेटर डी के बाद यहाँ पे होगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं क्योंकि मेरे घर के पास रथ यात्रा के अंतिम पर्व का माइकिंग चालू हुआ है और वहां पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। हो सकता है मेरे वीडियो के वॉइस के बीच में भी कुछ कुछ वो शोर आ जाए। मैं जितना हो सके वो रिमूव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कुछ भी आप लोगों को दिक्कत हुई तो उसके लिए पहले से माफी चाह रहा हूं। तो अभी आते हैं ग्राफोलॉजी के एस्पेक्ट्स में लेटर डी क्या कहते हैं। लेटर डी यानी कि अंग्रेजी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर ग्राफोलॉजी के एस्पेक्ट्स में दिखाता है जो राइटर है उनका सेंसिटिविटी टूवर्ड्स क्रिटिसिज्म। मतलब कोई अगर जो राइटर है उनको क्रिटिसाइज करे तो राइटर का सेंसिटिविटी लेवल कितना ज्यादा हो जाएगा वो दिखाएगा लेटर डी। और भी लेटर डी दिखाता है जो राइटर है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके पब्लिकली कितना ज्यादा बॉदर्ड है वो दिखाएगा लेटर डी। और क्या दिखाता है लेटर डी? लेटर डी दिखाता है जो राइटर है उनका फूड हैबिट और स्लीप साइकिल के वजह से उनमें कितना ज्यादा फूड एनर्जी आ रहे हैं। मतलब वो उनके अंदर कितने ज्यादा फूड एनर्जी वो कंज्यूम कर पा रहे हैं वो दिखाएगा लेटर डी। पहली बार ग्राफोलॉजी रिलेटेड वीडियो देख रहे हैं या फिर जो लोग पहली बार मेरे चैनल में आए हैं उन लोगों को दो बातें मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। पहली बात, ग्राफोलॉजी ट्रेट मेथड के ऊपर नहीं, जेस्टल्ट मेथड के ऊपर निर्भर करता है। मतलब ओवरऑल पिक्चोरियल व्यू में राइटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पे ट्रेट में कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाता है वो सच है, लेकिन हो सकता है वो राइटर के सबकॉन्शियस माइंड में हो। तो किसी को भी आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देख के, मतलब जो मैं बताऊंगा वो देख के जज मत करने लग जाना प्लीज, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, आप दुनिया में किसी भी कोने से रह सकते हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, इजिप्ट हो, कनाडा हो, जिस भी कोने से आ सकते हो। लेकिन आपका और दूसरे एक आदमी का राइटिंग में सेम ट्रेट आ जाता है तो आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आने का चांसेस है। ये दोनों बात आप लोगों को बताना था। चलिए अभी देख लेते हैं लेटर डी का कौन सा वाला शेप क्या दिखाता है। पहला पिक्चर में लेटर डी का तीन फॉर्मेशन मैंने दिखाया है, उसको आप देखिए। तीन फॉर्मेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ लूप का विड्थ को छोड़ के। मतलब लूप कितना चौड़ा हुआ है उसके बेसिस में क्या दिखा सकता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली वाली जो लूप है उसको हम कहेंगे नैरो लूप। इसको नैरो लूप क्यों कहेंगे? डी का जो ओवल है उसके विड्थ का 50% विड्थ के अंदर ही डी का जो लूप का विड्थ है वो समेट जा रहा है। मतलब डी का ओवल का 50% विड्थ से भी कम है डी का जो लूप है उसका विड्थ, इसीलिए इसको हम नैरो लूप कहेंगे। तो नैरो लूप में क्या आ जाएगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा? ये लोग ओपन माइंडेड होंगे, खाने का शौकीन होंगे, लेकिन अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो ये लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। इन लोगों में आइडियलिज्म रह सकता है, रिलीजियस थॉट्स रह सकता है, खाने का शौकीन होंगे लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ये। मतलब जो खाता है उसके इर्द गिर्द में ही खाना इनका घूमेगा। मतलब इंडियन पसंद है तो इंडियन ही खाएंगे ज्यादातर टाइम पे। दूसरे पिक्चर को आप देखिए, उसको हम कहेंगे वाइड लूप। वाइड लूप में क्या होता है, जो डी का ओवल है उसका विड्थ के 50% के ऊपर से अगर 100% के बीच में
लूप का विड्थ आ जाता है तो उसको हम कहेंगे वाइड लूप। जो लोग वाइड लूप में लिखेंगे उन लोगों में क्रिटिसिज्म के बाद सेंसिटिविटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, नैरो लूप से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बैलून लूप में उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब लूप का विड्थ जितना बड़ा होगा सेंसिटिविटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये लोग अपनों को लेके बहुत कुछ भाप सकता है, मतलब चिंता कर सकता है, हाई इमेजिनेशन अपनों को लेके रह सकता है इन लोगों में। ये लोग थोड़ा बहुत खाने का एक्सपेरिमेंट करेगा, मतलब आज इंडियन खाया तो कल चाइनीज खाएगा, ऐसा वाला एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करेगा अपने लाइफ में। कभी कभी ये लोग थोड़ा बहुत पैरानॉइड हो सकता है। ये लोग बेसिकली लेथार्जिक होते हैं। कभी कभी दिखा जा सकता है लूप का विड्थ, मतलब डी का लूप का विड्थ जितना बड़ा होगा उतना ही ये लोग स्टेज परफॉर्मेंस में डरते हैं, स्टेज परफॉर्म करने में डरते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म का डर रह जाता है। ठीक है, तो बैलून लूप में और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा, मैं तो वाइड लूप में बोल दिया और लूप का विड्थ जितना बढ़ेगा उसमें भी बोल दिया। अभी बैलून लूप में उससे अलग से कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा। बैलून लूप में जितना ज्यादा बड़ा विड्थ होगा ना उतना इम्यूनिटी पावर कम होगा, एंड्योरेंस लेवल कम होगा, इम्पेशेंस आ जाएगा और एलर्जी के चांस भी आ जाएगा। उतना ही चाहत आ जाएगा दूसरों से प्रेज होने में, मतलब लोग उनको प्रेज करे ऐसा चाहत भी बढ़ जाएगा। बैलून लूप में इम्यूनिटी कम हो जाएगा, इसीलिए ज्यादातर जल्दी किसी रोग को पकड़ने में ये लोग सक्षम हो जाते हैं, मतलब किसी रोग इनको पकड़ लेते हैं, ज्यादातर इल जल्दी पड़ जाते हैं ये लोग। इनमें पैरानॉइड टेंडेंसी और भी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि लूप का विड्थ बड़ा हो रहा है। इसके आगे मैं आता हूं अगले पिक्चर में जो दिखाएगा आपको रिट्रेस्ड डी। रिट्रेस के बारे में भी मैंने लेटर बी को बताने के टाइम पे बताया था कि जहां पे लेटर का अपस्ट्रोक उठ रहा है वहां से ही डाउन स्ट्रोक नीचे आ रहा है, मतलब एकदम एक ही लाइन में सब समेट रहा है, कोई लूप नहीं बन रहा अलग से। तो डी अगर रिट्रेस हो जाएगा तो क्या दिखाएगा, डी अगर रिट्रेस हो जाएगा तो जो लोग हैं वो लोग फूड चॉइस के मामले में ना बहुत रिजिड हो जाते हैं, मतलब उनको इंडियन खाना है तो वो हर वक्त इंडियन ही खाएगा और कुछ नहीं खाएगा। ये ओपन माइंडेड नहीं है, मतलब नैरो लूप के जैसा नहीं है कि ज्यादातर खाता है इंडियन, ऐसा नहीं है, ये लोग वही खाएगा, ऐसा वाला माइंडसेट इनमें रह जा सकते हैं। ये लोग को भी सेंसिटिविटी रहता है, क्रिटिसिज्म के लेके सेंसिटिविटी रहता है, लेकिन ये अपने अंदर ही उसको दबा देते हैं। और क्या होता है, ये लोग क्रिटिसिज्म भी लेते हैं लेकिन उसको भी अपने अंदर ही दबा देते हैं, मतलब ये सब कुछ अपने अंदर रख के आगे बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा सप्रेस करता है ये अपने आप को। और क्या होगा, इन लोगों में सबकॉन्शियस माइंड में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रह सकता है, लेकिन इन लोगों के लिए एक मजे की बात भी है, जैसे कि ये लोग अपने आप के लिए कभी ज्यादा खर्चा नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, ये लोग अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को आलीशान जगह में खिला पिला सकते हैं, आलीशान चीजें गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अपने आप का वक्त जब आएगा तब ये लोग कभी भी ज्यादा खर्चा नहीं करना पसंद करेगा। मतलब हो सकता है ये रास्ते से अकेला जा रहा है और रास्ते के दो पास में बहुत अच्छा अच्छा दुकान है, खाने का दुकान है और इनको भूख भी बहुत ज्यादा लगा है, वो कभी भी उस दुकान में नहीं जाएगा, वो रास्ते के बाजू में कोई ठेला वाला रहेगा, उनका पसंद का खाना वो अगर बेचेगा तो वो वहां पे जाएगा, वो कभी भी आलीशान जगह में अपने के लिए नहीं जाएगा। हो सकता है इनको शूज का जरूरत है लेकिन ये अपनों के लिए, मतलब खुद के लिए 200 या 300 रुपए का शूज में ही खुश रहेगा, ज्यादा महंगा शूज ये नहीं लेगा, ऐसा ये हर वक्त करता रहेगा। मतलब फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको भी ये सप्रेस कर रहा है।
तो इतना ज्यादा सप्रेस करेगा तो मन में प्रॉब्लम तो आएगा ही। और भी एक बात आप देख सकते हैं, आप अगर किसी को ऐसी वाली लेटर डी लिखने के लिए देख रहे हैं तो उनको पूछिए आप इन्वेस्ट कहाँ करना पसंद करेंगे। ज्यादातर आंसर होगा फिक्स डिपॉजिट में। वो लोग वोलाटाइल मार्केट जो है वहां पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे रिस्क है। यहाँ पे रिस्क है तो इश्क नहीं है, इन लोगों का मोटो है ये। अभी आपको हम बताएंगे क्लॉ के बारे में। क्लॉ के बारे में मैं अलग से एक क्लॉ कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अलग से एक शॉर्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, वो आप यहाँ पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आपका सुविधा हो, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लॉ का मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। डी में अगर क्लॉ आ जाए और वो डी कंप्लीट हो तो क्या होगा। अगर डी में क्लॉ आ जाए और ओ डी कंप्लीट हो तो राइटर के अंदर क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। राइटर का पुअर ईटिंग हैबिट रहता है, मतलब ईटिंग साइकिल एंड स्लीपिंग साइकिल सही नहीं बैठता उनकी जिंदगी में। मतलब कभी भी खा रहा है, कभी भी सो रहा है, प्रॉपर फूड भी नहीं हो रहा है, फूड हैबिट भी नहीं है, प्रॉपर स्लीपिंग हैबिट भी नहीं है, ऐसा वाला प्रॉब्लम इनमें रहेगा। और इसको चलते ही इन लोगों में थोड़ा बहुत क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के चांसेस भी बढ़ता रहता है, और ज्यादा दिन तक ये चलेगा तो क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होगा ही होगा। इनमें एलर्जी के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। इनके मन में इरिटेशन बहुत ज्यादा रहेगा। ये लोग जंक फूड में हैबिचुएटेड होते हैं ज्यादातर, मतलब पिज्जा, बर्गर, चिप्स वगैरह वगैरह जंक फूड ये खाना पसंद करेंगे। घर का खाना इनको पसंद नहीं आएगा। रोज रोज अगर घर का खाना आएगा तो ये लोग इरिटेटेड हो जाएंगे। ये लोग फूड को अच्छा जज भी कर सकते हैं, ये क्वालिटी इनमें है। ये लोग च्युइंग गम खाना पसंद करेंगे, मतलब च्युइंग गम को पसंद करेंगे ये लोग। कभी कभी होता है कि ये लोग पियर्सिंग करना, टैटू करना पसंद करते हैं। और कब ये होता है, ज्यादा अगर डी क्लॉ के नीचे जो ओपन डाउन हो रहा है, जो सेकेंड फॉर्मेशन है वहां के देखिए, वो ओपन डाउन अगर हो जाएगा तो ये लोग पियर्सिंग करना या फिर टैटू करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। अगर ओपन डाउन हो जाता है तो टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है। हैप्पीनेस इनमें बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, खासकर फूड को लेके। मतलब खाएगा तो जरूर, लेकिन फूड को लेके हैप्पीनेस नहीं रहेगा। सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम रहता है बेसिकली। और एक बात मैंने लेटर ए को बताने के टाइम पे ही आप लोगों को बताया था, ओपन डाउन अगर होगा तो अनरिलायबल हो सकता है वो आदमी, डिसऑनेस्ट भी हो सकता है वो आदमी, क्योंकि ओपन डाउन मतलब एक छतरी जैसा बन रहा है गैप के ऊपर, तो एक छतरी से कवर करके रखने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें आ जाएगा। कभी भी सीधा बात सीधी तरह से नहीं बोल सकता है। अगर बहुत ज्यादा ओपन डाउन लिखते रहे बहुत दिन तक तो इनमें एक लुक्स को लेके इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, और वो और भी बढ़ेगा जब हम हाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनमें आ जाएगा। तो अभी देखते हैं थर्ड वाली जो डी का फॉर्मेशन है, डी क्लॉ का। वहां पे आप देखिए डी क्लॉ कंप्लीट होके उसके बाद एक्सटेंड हो रहा है। इनमें ओरल स्टेज प्रॉब्लम रहता है। एडिक्शन हो सकता है, होगा ही नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, शाई फीलिंग्स हो सकता है। बचपन में ओरल स्टेज में ठीक से ब्रेस्ट फीड इनको नहीं किया गया, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, थर्ड वाला जो लेटर डी है, डी क्लॉ, उसको आप इंडिया के एक लेजेंड से मिला सकते हो। उनका राइटिंग में आप ये क्लॉ देखोगे। कौन आपको पता है? हमारे इंडिया के नहीं, पूरे दुनिया का बेस्ट बैट्समैन सचिन रमेश तेंदुलकर, उनके अंदर ये क्लॉ है।
तो ये डी क्लॉ थर्ड वाला जो क्लॉ है, ओरल स्टेज प्रॉब्लम हो सकता है उनको रहे है। एडिक्शन, रान का एडिक्टेड तो है ही वो। एडिक्शन का मतलब सिर्फ खराब एडिक्शन ऐसा नहीं है, रानों का भूखा तो वो था ही, है कि नहीं? नहीं तो इतना ज्यादा रान कोई नहीं कर सकता है। उनका ईटिंग हैबिट कभी कभी पूर्ण हो जाता था, ये आपको पता चलेगा। पुराना आर्टिकल आप पढ़ोगे तो देखोगे वो कभी कभी बहुत ज्यादा स्टोमक एक से सफर करता था। शाई फीलिंग्स, वो शाई था, है कि नहीं? अच्छा, क्लॉ में जो स्लीप साइकिल का खत्म होते हुआ देखा देखा गया है, मैं जो आपको पहले ही बताया, स्लीप साइकिल ठीक नहीं रहेगा। सचिन तेंदुलकर जी बहुत दिन रात में प्रैक्टिस करते रहते थे, है कि नहीं? वो आपको पता है ना, वो कैरेक्टर भी आ गया। अब मिला लो, यहाँ से मिला लो। कभी कभी ये दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा हर्ष भी बन सकता है। आपको अब्दुल कादिर याद है? हेनरी ओलोंगा याद है? इनको मार मार कर इनका करियर ही खत्म कर दिया था। इतना ज्यादा एग्रेसिव बैट्समैन था ये लेजेंड था। सचिन पाजी के क्लॉ में गैप नहीं था, इसीलिए डिसऑनेस्टी का ट्रेट उनमें नहीं आया है। इसीलिए जब इंडिया में क्रिकेट बैटिंग का डिसऑनेस्टी के बाद आया था, सचिन पाजी को किसी ने कोई दाग नहीं लगा पाया, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट नहीं है। सचिन पाजी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया। और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे जो ऐसे क्लॉ लिखते हैं, लेकिन थर्ड वाला जो क्लॉ है मैं आपको दिखाया, उसको ग्राफोलॉजी में तेंदुलकर क्लॉ नाम के ही बताया गया है, क्योंकि सबसे रिनाउंड पर्सन है जो ऐसा वाला क्लॉ लिखते हैं, वो है सचिन रमेश तेंदुलकर। अगर आपको और भी किसी के हैंडराइटिंग में ऐसा वाला फॉर्मेशन दिखा गया है, मतलब यहाँ पे तो मैंने 7 बताया है, अगले स्लाइड में और भी कुछ बताऊंगा। तो अगर किसी में ऐसे वाली फॉर्मेशन दिखे गए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने वहां पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिला पाए हैं, ठीक है? चलिए, सचिन रमेश तेंदुलकर जी के बारे में थोड़ा बहुत बात हो गए हैं। ग्राफोलॉजी से थोड़ा पूरी अलग एक चैप्टर है उनकी जिंदगी, लेकिन यहाँ पे मिला दिया गया है। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत भी नहीं पता है, तो थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर उनके बारे में बात करने के टाइम पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुआ है, मतलब था होंगे कि थे होंगे मुझे पता नहीं है, अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो मुझे माफ कर देना, मैं उनके प्रति संपूर्ण श्रद्धाशील हूँ। चलिए अभी अगले स्लाइड में क्या क्या है देखते हैं। पहली वाली देखिए, फिजिकल अपीयरेंस कहां से देख सकते हैं, लेटर डी में। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, फिजिकल अपीयरेंस एंड फिटनेस को लेके ये बॉदर्ड होंगे कि नहीं, अभी आएंगे वो बातें। फिजिकल अपीयरेंस कहां से देख सकते हैं वो देखिए, अगर लेटर डी के बाद ही, मतलब पास ही, सबसे नजदीक अगर कोई एल और एच रहेगा, तो उसके हाइट से लेटर डी को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे मैंने आइडल वर्ड को लिखा है। तो आइडल में, पहली आइडल में देखिए, डी एल से बड़ा हो रहा है हाइट में। तो एल या एच के हाइट से डी का हाइट अगर बड़ा होगा, तो ये लोग अपने सेल्फ अपीयरेंस को लेके बहुत ज्यादा गर्व महसूस करेगा पब्लिकली। मतलब ये जैसी भी है, जो भी है, ये जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस में जाएगा पब्लिकली। इनको कोई थोड़ा सा बदर होने का, मैं कैसा लग रहा हूं ऐसा वगैरह कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, वे ऐसे ही जाएगा। लेकिन डी से अगर एल बड़ा हो जाता है या फिर एच बड़ा हो जाता है, यहाँ पे पिक्चर में मैंने आइडियल लिखा है तो एल ही होगा, तो वहां पे लेकिन बॉदर्ड होगा वो आदमी, अपने फिजिकल सेल्फ अपीयरेंस को लेके बॉदर्ड होगा, बहुत ज्यादा बॉदर्ड होगा। मैं कैसे लग रहा हूँ, ये बाल ठीक से कटा हुआ कि नहीं, दाढ़ी ठीक से ट्रिम करा है कि नहीं,
मैंने शर्ट पैंट ठीक से पड़ा कि नहीं, जूता ठीक है कि नहीं, कलर मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसा वाला बॉदरेशन इनमें रहेगा। और अगर डी और एल या फिर एच का हाइट सेम आ जाता है तो क्या होगा? तो वो लोग आइदर इसके बारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन लोगों में, क्या लग रहा हूँ, क्या वो सोच के क्या होगा, या फिर ये बहुत ज्यादा गर्व भी महसूस नहीं करेगा, मैं जैसा हूँ जो भी हूँ ऐसा वाला महसूस भी नहीं करेगा, गर्व भी महसूस नहीं करेगा। और हो सकता है ये लोग अपने ही अपनों में श्योर नहीं है, इन लोगों में क्लैरिटी नहीं है उस बात का, अपीयरेंस को लेके क्या करना है, क्या होना है, वो लेके इन लोगों में क्लैरिटी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। अभी की जो लेटर डी है वो बहुत डेंजरस है। मतलब ये जो डी का फॉर्मेशन है, आप लोग इन लोगों से कभी भी पंगा मत लेना, स्पेशली इन लोगों को कोई भी प्रैंक मत करना, ये मैं बता दे रहा हूं। ये क्या है, मान लो स्लैंट के बारे में मैं शॉर्ट्स किए थे। स्लैंट क्या होता है, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड एंड 90 डिग्री स्लैंट। तो 90 डिग्री स्लैंट या फिर राइटवर्ड स्लैंट या फिर लेफ्टवर्ड स्लैंट में कोई लिख रहा है, लेकिन लेटर के एंडिंग में अगर कोई डी आया है और वो डी बहुत ज्यादा राइटवर्ड हो जा रहा है, राइटवर्ड हिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे मैनियक डी। ग्राफोलॉजी में इसको मैनियक डी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाद में आ रहा हूं, लेकिन फिर से एक बात समझ लीजिए, आप किसी भी स्लैंट में लिख रहे हैं, लेकिन लेटर का सॉरी वर्ड का एंड में, एंड वाला लेटर अगर डी हुआ, डी से एंडिंग हो रहा है किसी वर्ड का, तो वो डी अगर बहुत ज्यादा राइटवर्ड स्लैंट में चले जाते हैं, मतलब हो सकता है आप राइटवर्ड स्लैंट में ही लिख रहे हैं, लेकिन डी और भी ज्यादा राइटवर्ड हो गया, एंड वाला डी और कोई डी नहीं, एंड वाला डी और भी ज्यादा राइटवर्ड स्लैंटेड हो गया, तो इसको कहेंगे मैनियक डी। तो यहां पे क्या होता है, ये लोग झट करके खपा हो जा सकता है, मतलब सडन बर्स्ट ऑफ एंगर। अगर एंग्री हो गया तो फिजिकली हार्मफुल भी हो सकता है, आपको थ्रैश भी कर सकता है, मार मार के माने मतलब पेल दे सकता है। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लेकिन मुझे ठीक से हिंदी नहीं आता, मैं इसको कैसे बयां करूं। तो अगर ये खपा हो गया, गुस्सा हो गया, तो ये बहुत मार सकता है। लेकिन एक बात है, इन लोगों का गुस्सा जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये गुस्सा ही होता रहेगा बहुत बार, सारा दिन ये गुस्सा नहीं होता रहेगा, मतलब ये गुस्सा अपने मन के अंदर नहीं रखता, ये कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसीलिए कभी कभी दिखा जा सकता है। आप जैक द रिपर को देखिए या फिर जोडियक किलर को देखिए, उनके हैंडराइटिंग में या फिर बहुत सारे सीरियल किलर के हैंडराइटिंग में ऐसे वाले डी आपको मिलेगा। ये क्या हर वक्त गुस्से में रहते थे? नहीं ना, लेकिन जब गुस्सा हो जा सकते थे तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। ये लोग बहुत जल्दी कूल डाउन भी कर जाएगा, लेकिन जब गुस्सा होगा तब इनको कंट्रोल करने का कोशिश भी मत करना, मतलब ये लोग कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो थोड़ा सा दूरी बनाए रखने में ही इनसे सही बात है। ठीक है, आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करके कर सकते हैं, या फिर पर्सनल क्वेरी के लिए यहाँ पे दिए गए हुए मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।